हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज बात करने वाली हूँ यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में जो 22 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। आज उसका हम सॉल्व करेंगे पेपर और अच्छे से डिटेल के साथ कवर करेंगे। हालांकि अभी तक जितने भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी अपेक्षा इस बार जो पेपर हुआ था वो काफ़ी टफ था। इसमें सीक्वेंस लगाने के लिए, मतलब मिलान के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो बहुत काफ़ी मुश्किल थे अदर स्टूडेंट के लिए। तो इस बार देखते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन आया है, किस हिसाब से पूछा गया है। तो आज हम सॉल्व करेंगे जीएस फर्स्ट का पेपर और उस पर देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो देखो इन सब का अगर आपको सन पता है, ईयर पता है, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की ना। तो बालाजी विश्वनाथ का है 1714 से लेकर, इसको देखो एक बार याद रखिएगा। ये पेपर सॉल्व करने से आने वाले जो पेपर हैं उनमें भी हेल्प मिलेगी कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर पूछ रहा है। तो इसको एक कॉपी पेन लेके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1714 से लेकर 1720 तक। ठीक है, यहाँ पे आएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव का है 1720 से लेकर 1740। ठीक है, और नारायण राव का आएगा 1772 से लेकर, ठीक है, 1774। ठीक, 74 है। और उसके बाद रघुनाथ राव का आएगा अल्पकाल, जिसका कोई डेट नहीं है, अल्पकाल। ठीक है, यहाँ पे जो बालाजी बाजीराव है, तो ये जो यहाँ पे जो बालाजी बाजीराव हैं जिनकी मैंने आपको डेट लिखी है वो हैं प्रथम बालाजी बाजीराव, है ना। और एक बालाजी बाजीराव मतलब जो नाना साहब के नाम से जानते हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो 1740 से लेकर 1761 तक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ बात किसकी है। तो जो प्रथम बालाजी बाजीराव है, अगर प्रथम की बात की जाएगी, प्रथम की, है ना, तो प्रथम का जो सन है वो मैंने आपको लिखाया 1720 से लेकर 1740 तक। लेकिन एक बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब को भी कहते हैं पेशवा, तो जो उनका सन है वो 1740 से लेकर 1761 तक है। तो नोट कर लीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से जो राइट आंसर था ए था, यानी प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, और दूसरा है वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था कि बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको इसमें भी यही चीज़ है कि अगर आपको ईयर पता है तो आप इसका क्रम आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ईयर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बल्लाल देव की, बल्लाल सेन की, तो 1159 से लेकर 1179। ठीक है, 11 लिखा है ये। यहाँ पे लक्ष्मण सेन की बात करेंगे तो लक्ष्मण सेन का आएगा तो 1179 से लेकर आएंगे 12। ठीक, यहाँ हेमंत सेन की बात करेंगे 1070, और यहाँ पे 70 है ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे विजय सेन की, तो विजय सेन 1096 से लेकर 1159। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक्चुअली मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए मोटा आ रहा है, मेरे पास पेन नहीं है अभी फिलहाल।
तो इस वजह से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी बल्लाल सेन का जो मैंने लिखा 1159 से लेकर 1179, ठीक है। लक्ष्मण सेन का 1179 से लेकर 12/6, और उसके बाद जो हेमंत सेन आएंगे 1070, और उसके बाद जो विजय सेन आएंगे 1096 से लेकर 1159 तक। इसके बाद भी जो दो शासक आते हैं वो विश्वरूप सेन आते हैं 1206 से 1225, और उसके बाद आते हैं केशव सेन लास्ट में 1225 से लेकर 1230। तो अभी तो ये 4 ही दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे बाय द वे कभी आगे जाके पूछ लिया जाए तो आपको मालूम रहना चाहिए, है ना। तो ये तीसरे का आंसर है ये डी है। यानी पहले आएंगे हेमंत सेन, हेमंत सेन के बाद आएंगे, पहले आएंगे हेमंत सेन, हेमंत सेन के बाद आएंगे विजय सेन, विजय सेन के बाद आएंगे आपके बल्लाल सेन, एंड लास्ट में आएंगे लक्ष्मण सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां के की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ना एक सही है ना दो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो जो बैरम खां यहाँ पे जो बात की गई, बैरम खां ने, अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि, ऐसा नहीं है। अकबर ने मिर्जा अब्दुल रहीम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने किसको? अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की उपाधि दी थी। और ये जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। इनका जो रियल नेम था वो खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम था, और इनके जो पिता का नाम था वो था बैरम खां, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है? यहाँ टोटल 150 क्वेश्चन हैं जीएस फर्स्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाने को कहा जा रहा है। तो जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका है ऑप्शन नंबर डी। यानी पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, और फिर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखो यूपी का जो आ रहा है, तो यूपी का है 16.49%, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं बिहार, बिहार का है 9.28%। उसके बाद आते हैं, वैसे बिहार के बाद महाराष्ट्र आना चाहिए, बट महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जब महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल का है 7.55%, और उसके बाद लास्ट में आते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा वो एक्चुअली सॉरी, हाँ, बिहार का 8.58 है और महाराष्ट्र का 9.28 है, ये याद रखिएगा। बाकी इस बार के क्वेश्चन देख के तो लग रहा है काफी टफ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था? सूची में मिलान करना है। मानव विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट, और डी है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये पूछा गया है। तो विश्व विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है। उसके बाद विश्व आर्थिक दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश रिपोर्ट है आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना। तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 193 कंट्रीज में 134 स्थान पर है ना। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं यूएनडीपी। क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ, ठीक है। तो इनका आईएमएफ इसने उन्होंने कहा कि 2025 में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में 4th स्थान पे रहेगा। किस स्थान पे?
4th स्थान पे रहेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोलते हैं UNDP, है ना, UNEP। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो ये भी अगर आपको ईयर पता होगा, मतलब यहाँ तो ईयर का बहुत ज़्यादा ही रोल देखने को मिला है, काफ़ी टफ है। अगर बहुत अच्छे से किसी ने UPSC की तैयारी कर रखी हो, डीप स्टडी कर रखा हो, तो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे भी सकता है। लेकिन मतलब इसमें एलिमिनेट करने को भी ये रहता है कि हाँ, कुछ अगर ईयर पता है तो हम इजीली इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बट अगर ईयर का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका पहली बात तो मैं राइट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। यानी पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ठीक है, PMRY, तो ये है 1993, ठीक है, 3 है ये। उसके बाद आता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये REGP 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल, ठीक है, 1995, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, PMGY, तो ये 2000 में आया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो ये 2 दिसंबर 2001 में, 2 दिसंबर 2001 में, है ना। तो यहाँ पे ये डेट नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत हेल्प करेगा, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्व भी इसलिए करते हैं कि कभी ना कभी इधर उधर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, अगर मेरे लिखने में आपको ना समझ में आया हो तो मैं एक बार बोल देती हूँ। पहले नंबर आएगा पहले नंबर आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, फिर उसके बाद आएगी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995, तीसरा नंबर आएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, और लास्ट में आएंगे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि यहाँ पे भी सूची दिया है, अर्थशास्त्री के नाम दिए हैं और उनकी पुस्तक दिए हैं, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे मिडल, हर्षमैन, कार्डर और एडम स्मिथ, इनकी पुस्तकें दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ना। मिडल की है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ठीक है। हिर्समैन की है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कार्डर की है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डी है एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है वो है सी, यानी पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जीव मंडल रिजर्व दिए हैं एंड राज्य दिए हैं, आपको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, यानी ए का सिमलीपाल का है उड़ीसा, नोकरेक का है मेघालय, अगस्तमलाई का है केरल एंड मानस का है असम। ये इजी था थोड़ा, क्योंकि ये अधिकतर लोगों को पता रहा होगा। मानस से ही पता चलता है कि ये डायरेक्ट है ना, 2 तो एलिमिनेट वैसे भी एलिमिनेट हो ही जाते, 2 ऊपर बीच वाले 2 एलिमिनेट हो जाते, 3 बचता, तो उसमें 1-2 और पता होते ही। वैसे ये थोड़ा तो ऐसा नहीं है, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा इजी थे, बाकी तो क्वेश्चन मुझे टफ ही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
दूसरा कह रहा है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये जो 11 का है, तो ये 11 का है आंसर नंबर सी, यानी कथन ए सही है, 2 सही नहीं है। यानी कथन ए यानी वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ये सही है। लेकिन विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये जरूरी नहीं। ऑनेस्ट होना इतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम लगाने को बोला गया था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर है डी, पादप जगत, संघ, वर्ग और उसके बाद गण। क्वेश्चन नंबर 13, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में आपको बताना है। तो यहाँ पे जस्टिस पार्टी के संदर्भ में आपको बताना है कथन, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला गठन कहकर किया। दूसरा कह रहा है कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसी ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 में। तो जो 13 का राइट आंसर है वो है केवल 1। ठीक है, क्या है, केवल 1 सही है, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, वर्कर्स एंड पीजेस्ट पार्टी के बारे में कुछ कथन दिए हैं। वर्कर्स एंड पीजेस्ट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। दूसरा कह रहा है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें उसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी आपको ईयर पता होना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, ये 1860, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे नेशनल इंडियन एसोसिएशन की, तो 1870। उसके बाद इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे 1872 और उसके बाद बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन 1876, है ना। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है वो केशव चंद्र सेन, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन प्लस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सहयोग से हुआ, और जो इंडियन एसोसिएशन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, यहाँ पे भी पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको क्रम लगाना है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन एंड ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लगाने के लिए किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो है बी, यानी 4, पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, ठीक है। उसके बाद होगा शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा और लास्ट में आता है अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। तो इसको इतने में नहीं छोड़ना चाहिए, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पता भी रहना चाहिए क्योंकि किस सन में कौन आया है ना। तो यहाँ पे जब बात करेंगे ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि का दिल्ली में आगमन, तो वो हुआ था 1892 से 1895, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं जो बोल रही हूँ ना उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और ये जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह है रॉयल इंडियन नेवी ने किया था, ठीक है। और उसका हुआ था 18 फरवरी, ठीक है, 1946,
ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी 19 फरवरी, ठीक है, 1946, ठीक है। उसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन था, वो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर, ठीक है, 1946। मतलब देखो सिर्फ डेट में फर्क हो रहा है, बाकी 3 के ईयर सेम है ना, नहीं 2 के ईयर सेम है, तीसरे का तो तीसरे का भी सेम है। एक सेकेंड रुकिए। जो अंतरिम सरकार का गठन है वो 2 सितंबर 1946, ठीक है, याद रखिएगा 2 सितंबर, सितंबर लिखा है। तो यहाँ पे जो भाषाही है, ये जो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि का दिल्ली में आगमन हुआ तो 1892 से 1895 में, है ना। और उसके बाद जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी की तरफ से हुआ था, तो वो हुआ था 18 फरवरी 1946 को, 46, ठीक है। तो कारण क्या था, भारतीय शाही भारतीय जो नौसेना क्या कहते हैं का विद्रोह हुआ था, इसका कारण ये था कि खराब भोजन और ब्रिटिश अधिकारियों का जो कठोर व्यवहार था और जो जातिगत भेदभाव था, और भी बहुत सारे कारण थे, तो ये मुख्य रूप से कारण थे, है ना। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हुई। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे, भारत सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए उनको भेजा गया था, ठीक है। और जो अंतरिम सरकार का गठन था तो वो 2 सितंबर 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर की थी कि भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करने के लिए। तो ये था क्रम, तो इसमें हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। देखिए हम बात ये है ना कि मैं केवल आंसर आपको बता दूं, फिर आप उसका सोल्यूशन खोजते रहो। इससे अच्छा है कि एक ही जगह दोनों चीज मिले आपको। यहाँ पे आप ऑप्शन तो सही, अब पेपर तो हो ही गया, तो उसके बाद अब रिलैक्स थोड़ा सा करना है, थोड़ा आराम से फिर पेपर को सॉल्व करना है। तो इससे अच्छा है कि हम पेपर सॉल्व भी करते जाएं, ये भी देखें क्यों क्वेश्चन सही नहीं है, कहाँ पे सही होना चाहिए, कौन सा ईयर होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए रिलैक्स होके आज पेपर सॉल्व करिए। अदरवाइज मुझे पता है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो देख ही लिया होगा, है ना। कल ही बहुत सारे सॉल्व करने वाले यूट्यूब में आपको मिल ही गए होंगे, लेकिन आज आराम से सॉल्व करिए एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सहमत की आयु अधिनियम 1891 में जो कुछ कथन दिए हैं उन बताना है। ये बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की क्या की थी, वकालत की थी। सेकंड कह रहा है कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ आर ट्रू, ए भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 अभिकथन और कारण से पूछा गया था क्वेश्चन कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट को जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डिटेल की आवश्यकता है, वहाँ मैं डिटेल ज़रूर दूंगी, है ना। 19 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ये 4 ऑप्शन है। ए कह रहा है तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, बी है हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, और तीसरा है भारी सागरीय प्रदूषण, और चौथा कह रहा है हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी। तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, अशोक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद से ली गई।
दूसरा कह रहा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार की कर्मचारी की नियुक्ति की। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सी सही है, यानी केवल एक, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है अनुच्छेद 153 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार, 155 राज्यपाल को हटाना और 156 राज्यपाल की पदावधि, है ना। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। तीसरा क्यों सही नहीं है? तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो 155 है उस पर राज्यपाल को हटाने की बात नहीं की गई थी, हटाने की बात नहीं की गई थी, राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 155 में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी दोनों कथन सही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है ना। कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है तो वो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, है ना। यानी अगर कोई भी संशोधन लाना है तो आप किस में लाएंगे? लोकसभा राज्यसभा दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट, ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कार्य, मतलब भारत के निर्वाचन आयुक्त के कार्य, पहला कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा कह रहा है कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा कह रहा है उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय लेना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ है 24 का डी। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, सब गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयुक्त के कार्य। तो ये चुनाव आयोजित करने वाली जो एक संस्था होती है, ठीक है। और क्या होता है, अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव आयोग की परिकल्पना करता है। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। 65 वर्ष, है ना। और मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर उनको संशोधित करने का भी कार्य करता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25-25। यहाँ कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जीवी के राव समिति, दंतवाला समिति, संथानम समिति और अशोक मेहता समिति। तो यहाँ जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर 25, तो जीवी राव समिति जो संबंधित है वो प्रखंड स्तर पर नियोजन से संबंधित है, सही है। दंतवाला समिति है ग्रामीण ऋण से संबंधित, ये भी सही है। लेकिन जो संथालन समिति है, ठीक है, पंचायती राज वित्त, ठीक है, यहाँ से संबंधित नहीं है। ये सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के पहलुओं की जांच करता है और उन्हें रोकने की सिफारिश करता है, ये संथालन समिति, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और अशोक मेहता समिति पंचायत राज संस्थाएं, ठीक। तो यहाँ संथालन समिति जो भ्रष्टाचार के पहलू होते हैं उनको जांचने और उनके रोकने के उपायों की सिफारिश करता है, ये 1962, ठीक है। ईयर भी इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 26 में है जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है। तो 26 का है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में पूछा गया है अभिकथन से और कारण से
सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण कह रहा है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है ना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? यहाँ आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, मतलब उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है। इकोक्लाइन, पाइक्लोनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है इसको देखते हैं। 28 का आंसर है बी, पाइनोक्लाइन, ये सही नहीं है, ठीक है। यानी इकोक्लाइन क्या? पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक रासायनिक कारकों की विभिन्नता पर आधारित होता है ये, ठीक है। थर्मोक्लाइन, सॉरी यहाँ पे दिया सुमेलित है, मतलब केवल ये सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है ना। तो जो क्या कहते हैं इकोक्लाइन है, ये जैव विविधता से नहीं, पारिस्थितिकी तंत्रों में भौतिक और रासायनिक कारकों के विभिन्नता पर क्या होता है, ये आधारित होता है। थर्मोक्लाइन की बात करूंगी तो ये महासागर में एक ऐसी परत है जहाँ गहराई के साथ पानी का तापमान तेजी से क्या होता है, घटता है, ठीक है। हेलोक्लाइन की बात करूंगी तो समुद्र शास्त्र का ये एक शब्द है और ये जल की गहराई के साथ लवणता में तेजी से बदलाव को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसलिए ये तीनों नहीं है, ना इकोक्लाइन, ना थर्मोक्लाइन, ना हेलोक्लाइन। जो राइट आंसर है पाइनोक्लाइन है, सागरीय जल घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यहाँ पे भी मिलान है। पौधारोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र और पुस्तजा घास मैदान, ये आपको बताना है कहाँ कौन सा है। यहाँ पे मिलान नहीं दिया है, इधर कॉर्नर पे मिलान दिया है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का है ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी पौधारोपण है CO सावर, क्रायोफाइट स्टेपी है आपका, ठीक है। क्रायोफाइट स्टेपी है आपका आर्कटिक टुंड्रा, पुष्प के विश्व के पुष्पीय क्षेत्र हैं आपके एंडोल्फ एग्लर और पुस्तजा घास मैदान है हंगरी, ठीक है। ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 30 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। अलुपुरम, बेलगावी, मुरी या हीराकुंड, है ना। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अलुपुरम केरल सही है, बेलगावी कर्नाटक सही, एल्युमिनियम संयंत्र राज्य है, और हीराकुंड उड़ीसा सही है। लेकिन जो मुरी है वो छत्तीसगढ़ ना सही, ये कहाँ है, झारखंड है। कहाँ है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट है 31 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है। राजा जी दिया है, पिन वैली दिया है, बांदीपुर और सिमलीपाल, है ना। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल के जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें स्थित होता है। तो ये जम्मू कश्मीर है, गलत, यानी जो गलत है वही सही। राजा जी उत्तराखंड सही है, बांदीपुर कर्नाटक सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है। नेक्स्ट है 32 में क्या कहा गया है कि अभिकथन कारण से दिया है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियम प्लेट से टकरा रही है। यहाँ अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है 32 का है आंसर नीचे है, आंसर सी। 32 का आंसर सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता, सॉरी, है ना, व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। यहाँ कोयला भंडार दिए हैं, यहाँ राज्य दिया है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हिंदी में ही देख ले ठीक से, है ना।
कोयला भंडार दिया है और यहाँ राज्य दिया है। थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, हाँ जी। यहाँ पे है हुतर, इब नदी, तातापानी, उमरिया, है ना। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 33 के जो आंसर है वो आंसर नंबर है ए। ठीक है, ए आंसर सही है, यानी जो उत्तर है उसका होगा उड़ीसा। ठीक है, जो है आपका इब नदी ये है छत्तीसगढ़, वातापानी ये है आपका रामकोला ये है झारखंड, और उमरिया है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, 34 की बात करते हैं। 34 में नहरें और नदियां दिया है, आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे है ए का ऊपरी बारी दोआब नहर होगा आपका रावी, सरहिंद नहर होगा आपका सतलज, गुड़गांव नहर होगा आपका यमुना, और इंदिरा गांधी नहर होगा आपका सतलज, रावी और ब्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डाउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट कई सारे निकल के आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था, तो 35 में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ है कि एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला जो राज्य है, एक साल में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य यहाँ दिया है केवल पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा ये भी आते हैं, तो अगर पश्चिम बंगाल दिया तो हम इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर और भी याद करना है तो असम भी है और उड़ीसा है, जो एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान ये अभी तक क्लियर नहीं है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है स्पेशली उत्तर प्रदेश की जगह पश्चिम बंगाल होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल, है ना। और चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाला समवर्षा रेखा है, तो ये सही है। तो यानी इस हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश ना होके पश्चिम बंगाल होना चाहिए, तब होता राइट आंसर, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश दिया है इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या पूछा गया है कि कपास फसलों के बारे में आपको बताना है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। दूसरा कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे भी अभिकथन कारण से क्वेश्चन है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण कह रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका आंसर है आंसर नंबर सी, यानी ए आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, शहर का नाम है और योजना बनाए जाने की अवधि दी है। तो कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाई कनाल और भिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कांचीपुरम का है प्राचीन काल, जैसलमेर का है मध्यकाल, कोडाई कनाल का है आपका औपनिवेशिक काल, और भिलाई का है स्वतंत्रोत्तर काल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है और उनके जो क्षेत्र दे रखे हैं, तो आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी और लू। ठीक है, आपको यहाँ पे भी मिलान करना है। थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लेते हैं इसमें, ये रहे ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में एक सेकेंड भैया, 39 का है, तो 39 का जो होगा आंसर वो होगा आंसर नंबर सी, यानी आम्रवर्षा
है तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार है केरल, काल वैसाखी है पश्चिम बंगाल और लू है पंजाब से बिहार तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, राजधानी दे रखा है और क्षेत्र दे रखा है ना। तो 40 में जो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी बी है ना, खार्तून। तो जो खार्तून है वो अफ्रीका के सूडान की राजधानी है। खार्तून अफ्रीका के सूडान की राजधानी है, जबकि इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41। 41 में क्या कहा गया कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ये क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ये दोनों कथन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन ढक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। 42 ठीक है, 42 क्वेश्चन है। तो 42 क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी देवसा 5360, रोहतांग 3978, बारालाचा 4850 और बनिहाल है 2832। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, यानी नीचे एक कथन अभी और कारण दिए हैं। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है और जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बोथ आर ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में थोड़ा सा और बड़ा कर देते, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं दिखते। बड़ा करने से ऑप्शन नहीं दिखते और ऐसे में छोटे छोटे दिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसमें देखो, देवड़ भट्ट हैं आपके स्मृति चंद्रिका निबंध लिखा, हिमाद्री ने लिखा है चतुवर्ग चिंतामणि, माधवाचार्य ने लिखा है पराशर माधव और बल्लाल सेन ने लिखा है दान सागर। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये अगर नहीं दिख रहा है ठीक से तो मैं इसको और थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा मैंने जूम किया है, आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहा जा रहा है अभिकथन कारण में भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। 45 में कहा गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया और ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। 46 में ये कहा जा रहा है, तो 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी केवल एक। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देश से संबंधित है, ये गलत है। तो ये 17 अगस्त 2024 को भारत के तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत के जो PM हैं नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को विस्तार देने के नजरिए से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित था। इसमें 123 देशों ने भाग लिया था, है ना। और इसका जो एम था वो ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना
और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को प्रकटन हेतु एक साझा मंच प्रदान करने का इनका पर्पस था। तो यानी उनका जो एक वो है मोदी जी का एक आपको कोटेशन, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस के बारे में बात की गई है। जीएसजी उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी किस पर जोर देता है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो यहाँ जो 47 का आंसर है, तो 47 का आंसर है सी, यानी ओनली 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अनाज यानी उपज का अर्थ क्या है? ठीक है, उपज का, अनाज उपज का तात्पर्य क्या है? तो किसी फसल द्वारा जो उत्पादित अनाज की मात्रा है, जो अनाज के को आकार देती है, वजन और भरने जैसे कार्य को प्रभावित करती है, ये अनाज की क्या है, परिभाषा है। तो यहाँ पे जो 48 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। ठीक है, यानी ऑप्शन केवल ए सही है, 2 गलत। नेक्स्ट है यहाँ 49 क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह स्थिर रही, यह घट गई, बताना है कौन सा सही है 49 का। तो 49 का है ऑप्शन नंबर ए, 2 सही है और एक गलत है, यानी 2 सही है और 1 गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। कौन करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 50 का आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली 4, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, तो लगभग 1.1 बिलियन, ठीक है, 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी जी रहे हैं, जो जिसमें से 455 मिलियन लोग बहुत संघर्ष रूप से प्रभावित हैं इस चीज से, है ना। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में रहते हैं। कितने? 234 मिलियन लोग क्या रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। ठीक है, जो मतलब इतना समझ लो कि 180, है ना, 180 रुपए से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। 180 रुपए से भी कम पर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया की रैंक है वो है 46। ठीक है, क्या है, 46 है। और अगर छत्तीसगढ़ देश का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी जो गरीबी दर है वो 37% है। याद रखिएगा, कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने आंसर बता ही दिया, ऑप्शन ये 4 है, यानी सॉरी ये। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, यह कथन अभिकथन कारण दिया है। सतत विकास की धारणा को ब्रांडलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और कारण कह रहा है कि ब्रांडलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के संदर्भ में भी जाना जाता है। यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, है ना, यहाँ इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ हिंदी में दे रखा है, तो हम हिंदी में जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें। चलिए, तो बात करते हैं विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसका हमको क्रम लगाना है, तो हमको इसका भी पता होना चाहिए डेट वगैरह। तो जो विश्व विरासत दिवस है
तो वो है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है। जो विश्व थायराइड, मैं यहाँ वाला इधर लिख दे रही हूँ, है ना, एक सेकेंड, हाथ से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। 18 अप्रैल, आप समझ जाइएगा, मैं मुंह से तो बोल ही रही हूँ। ठीक है। और विश्व थायराइड दिवस है आपका 25 मई, 25 मई। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई। ठीक है, मई। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है 16 मई। ठीक है। यानी विश्व विरासत 18, विश्व थायराइड 25, विश्व तंबाकू निषेध 31 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है आपका 16 मई। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है 52 का, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है ना। यानी विश्व विरासत दिवस में जो है वो है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व थायराइड दिवस में गैर संचारी रोगों के बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ बहुत क्लियर नहीं आया है पेपर, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ 53 का जो आंसर है, 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे बहुत पास पास लिखा है, समझ ही में ना आ रहा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है। देव पटेल है, बड़ अरोर है, इसका थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। ठीक, इसकी मैं बाद में एक बार और पेपर देखूंगी तो हो सकता है मैं दे दूं। इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 53 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 54 के बारे में। यहाँ अभी कथन कारण दिया है, 2023 से 24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण कह रहा है, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो जो 54 का जो राइट आंसर है, 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 54 का है ऑप्शन नंबर सी। मैंने 53 का आपको बताया कौन सा है, 53 का मैंने आपको बी बताया था, है ना, ऑप्शन नंबर बी, बी। 54 हो गया आपका सी। एंड बात करते हैं 55 के बारे में। तो 55 दिया है मैट्रिक्स क्या है, तो 55 का आंसर है ए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका है मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 56, किसने क्रॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है अनसुईया सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं रुद्रम सेकेंड मिसाइल के बारे में। 57 रुद्र M11 मिसाइल के बारे में। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो जो 57 है वो है ऑप्शन नंबर एक। केवल 2 सही है लेकिन एक गलत है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 58 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मिलान है नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और उनसे संबंधित देश। ठीक है। गीतानास, एक थोड़ा और बड़ा करते हैं अच्छे से दिखे। गीतानास, नौसेदा, लुआंग कुआंग, हल्ला, टॉम सरडोटिर, जोश राउल मुलिनो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही। यानी गीतानास है आपका लिथुआनिया, लुआंग कुआंग है आपके वियतनाम के, हल्ला टॉमस डॉप्टिर हैं ये आपके हैं आइसलैंड, और जोस राउल मुलिंगो है पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है और इसका अभी कुछ क्लियर डेटा नहीं आया है, इसको आप डाउट में रखिएगा।
तो यहाँ मध्य ट्रैम की मोटाई, ट्रैम्पों के मध्यवर्ती तल की मोटाई, मतलब सोचिए कितना डीप गए हैं ये। निम्न ट्रैम्प की मोटाई और ऊपरी ट्रैम्प की मोटाई, तो जैसे मध्य ट्रैम्प की मोटाई तो 1200 मीटर है, ये सही है ना। यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा है, तो इसको आप डाउट में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है अभिकथन और कारण से। अभिकथन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण कह रहा है कि जेट हवाओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है कौन सही है, तो यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 61। देश दिया है, उनसे रिलेटेड पर्वत दिया है, आपको मिलान करना। स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और इटली। अल्पस, एल्पेनाइन, पिरनीज और बाल्कन। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेन, फ्रांस है, पिरनीज स्विट्जरलैंड है, आल्पस बुल्गारिया है, बाल्कन और इटली है एपेनाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 62। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो भूमि पर रहने वाले पर्वत और जानवर कहलाते हैं स्थलीय निवासी। सी सही है। नेक्स्ट है 63। जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो इजी थे। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, तो ये जो 63 का आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, प्यूटन जोड़। नेक्स्ट है 64। 64 क्या कह रहा है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो रोग पैदा करने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो है रोगाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 65। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो दूध इनमें से उदाहरण है आपका इमल्सन का, डी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 66। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया है, तो 66 का है 3 यानी NaHCO3, ये है सूत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। CPR के से तात्पर्य क्या है, वो है कार्डियोपल्मोनरी पुनः जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैं ज़रूर दूंगी। यहाँ वैसे वाले क्वेश्चन है जो तुरंत आंसर दे देने। 68 है वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहन का कहलाती है, क्या कहलाती है। 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर पल्मोनरी शिरा, क्या कहलाती है, पल्मोनरी शिरा। नेक्स्ट है 69। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, किस संबंधित है, तो ये है आपका अग्नाशय से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है 70। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्लस कारण है, तो ये है आपका SARS यानी सार्स कोविड-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अभी भी कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोचिए। ठीक, नेक्स्ट है 71। एक बस एक निश्चित दूरी की आई दूरी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्लियर नहीं आया है, तो इसका राइट आंसर केवल आप देख लीजिए। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2v1 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। रामगंगा परियोजना की विशेषता के बारे में क्या कहना है, कौन सा कथन मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है। बांध की लंबाई, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता, स्थिति और संचित क्षेत्र। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये है बांध की लंबाई। तो जो बांध की लंबाई है, तो कालागढ़ बांध की लंबाई आपकी है 560। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सही नहीं है। 73 कह रहा है विश्व के कुछ देशों के कृषि, क्या लिखा हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है।
क्षेत्रों में निम्नलिखित पर विचार की। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित लिखा है। भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए यानी बोथ आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 74 में स्थान है और नदियों का संगम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो थोड़ा सा ऑप्शन और देख लेते हैं। ये रहा, और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी, है ना। तो यहाँ पे हमको मिलान करना है। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग मिलेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, और टिहरी होगा आपका भागीरथी और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में कुछ कथन दिए हैं। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी केवल 2 सही है, एक गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 76 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, उन्हें स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए सही, यानी पहले पॉलिटिक, उसके बाद जाग्रोस, उसके बाद है आपका हिंदकुश, और उसके बाद है काराकोरम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। नदी और उसकी प्रवाह दिशा जो सुमेलित नहीं है। अमूर नदी उत्तर पूर्व, सिरदरिया उत्तर पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर, और मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम। तो जो अंगारा नदी है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में दक्षिण पूर्व से, कहाँ से? दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर बहती है, यानी ऑप्शन है आपका सी। ये गलत है, दक्षिण पूर्व होना चाहिए अंगारा नदी, ना कि उत्तर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सही है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो यहाँ जो 80 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 तो सही है लेकिन ए गलत है। ए इसलिए गलत है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में, और बीएसएफ ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, है ना। मतलब माओवाद क्या होता है? ये माओवाद विरोधी है, मतलब सशस्त्र विद्रोह और जन संगठन तथा राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से राज्य की सत्ता हथियाने का एक ये सिद्धांत है माओवाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 81 में पूछा गया इसरो द्वारा विकसित, ठीक है, हुआ क्या लिखा है भगवान, क्लियर ही नहीं दिया। आज के पेपर तो इसकी जो कटिंग आई है तो बहुत क्लियर ही नहीं रहती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में क्या है, विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो 81 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ना 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 82 में पूछा गया है 1 अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, और मिसाइल की स्मारक धारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो आपको बताना है अभिकथन कारण क्या दोनों सही हैं। तो 82 का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है, यानी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, अभिकथन सही। नेक्स्ट है नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका 83 कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के बारे में। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में किया गया। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ये जो कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क है, इसका जो राइट आंसर है ना तो 1 है ना तो 2, यानी दोनों आंसर क्या है, गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, ये परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ओ नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 84 प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के बारे में बताना है सही कथन। तो यहाँ 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना के अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी, यानी दो आंसर सही है। नेक्स्ट है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन 2024 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 85 यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत है, 25 मई 2024 नहीं था, 19 से 20 सितंबर 2024 पेरिस में आयोजित किया गया था, तो ये पहले ही गलत हो गया। भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा को मजबूत करने के लिए एक न्यायालयीय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया। तो यहाँ जो 85 का आंसर होगा वो आंसर होगा केवल 2। ठीक है, यानी देखो ये जो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 26 देशों व यूरोपीय संघ को बुलाया गया था इसमें, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 पिरुल लाओ पैसे पाओ, ठीक है, अभियान के बारे में पूछा गया। ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीण को आय प्रदान करने से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो आपको बताना है 86 का आंसर क्या होगा। तो ये दोनों सही है, एक और 2 दोनों सही है। 87 क्वेश्चन है नेपाल भारत ऑस्ट्रेलिया संस्कृत सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा गया कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 3 अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो 87 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी केवल 2 सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये नई दिल्ली में न होकर ये काठमांडू नेपाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 88 लूनर के बारे में। एक सेकेंड रुकिए। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुप्लेक्स के बारे में पूछा गया। भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो ग्लोबल और लॉन्च वाहनों को संभाल रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन है 88 का वो है, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ जी, यहाँ है जो 88 का है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी केवल ए सही है, लेकिन 2 गलत है। जो लुप्लेक्स है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जांच करने पे, मतलब जो लुप्लेक्स है वो मेनली क्या होता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जांच करने के लिए होता है। और ये चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास, मतलब अलग अलग नहीं है, दोनों का मिल के हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 89 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देशक के बारे में कुछ कथन है। तो आपको बताना है 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। आपको बताना है 89 का सही आंसर क्या होगा। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 90 है। FLY 91 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है।
तो 90 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, ये भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुरू हुई। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं, यानी ए ऑप्शन नंबर डी सही है। 91 की बात करते हैं। यहाँ योजना का नाम दिया है, यहाँ उनकी प्रारंभ तिथि यानी आरंभ तिथि दी है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो 91 है तो उसमें होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए आपका नवंबर 2016। यहाँ पे जल जीवन मिशन होना चाहिए आपका अगस्त 2019। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण होना चाहिए अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा मई 2016। तो यहाँ जो 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 92, मानव विकास सूचकांक HDI किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है इसमें। तो जो इन संकेतकों का उपयोग किया जाता है वो है आय स्तर, शिक्षा स्तर और संभावित जीवन अवधि या आयु, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। तो यहाँ पे आपको डेट इसकी पता होगी तो आप इजीली इसको लगा सकते हो, है ना। तो 97 का जो 93 का जो आंसर है यहाँ पे थोड़ा सा